हम लोग पिछले पीरियड में अमीबा में पोषण की पद्धति के बारे में अध्ययन किए थे। आज हम लोग मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे या मनुष्य में पाचन की क्रिया का अध्ययन करेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड के एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जाता है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्टेप बाय स्टेप जो यहाँ पर बोर्ड पे मैं आज आपको समझाऊंगा, मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया के बारे में सारी डिटेल में आप लोगों को एक एक करके धीरे धीरे दूंगा। तो कभी कभी क्या होता है कि इसके अंदर से छोटे छोटे प्रश्न बना के एग्जाम में पूछे जाते हैं और नहीं तो बड़ा प्रश्न पूछा ही जाता है। तो देखना, जो मनुष्य है, प्रश्न ऐसा आएगा, आकृति की सहायता से मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया को समझाओ। वैसे आकृति की सहायता से करके बहुत कम पूछा जाता है, लगभग ना के बराबर, लेकिन फिर भी बाई चांस अगर आ गया तो आकृति आपको बनाना रहेगा। नहीं तो मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया को समझाओ, ऐसा प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, तो मनुष्य में पाचन तंत्र की यहाँ पर एक आकृति में बनाया हूँ। थोड़ा सा जो किताब में आकृति थोड़ा दूसरे हिसाब से है, मैं थोड़ा सा समझाने के लिए दूसरे हिसाब से बनाया हूँ। तो देखना, मनुष्य के पाचन के लिए जो आकृति है, जो मनुष्य के पाचन अंग होते हैं, उन पाचन अंगों में मुख के बाद खुराक जो यहाँ से नीचे की ओर उतरता है वो अन्न नली है। फिर अन्न नली के बाद देखो यहाँ एक थैली जैसी रचना बनी है, इसी को आमाशय कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से देखना सी आकार की रचना ऐसे आई है, फिर यहाँ नीचे से होते हुए ऐसे बहुत बड़ी नली है, फिर यहाँ आकर खुली हुई है। तो इस रचना को हम कहते हैं छोटी आंत, ठीक है। और यहाँ पर देखना एक ऐसी रचना है, एक मतलब थैली जैसी रचना है, इस थैली जैसी रचना को हम स्वादुपिंड या क्षुद्रांत कहते हैं इसको। और यहाँ पर देखना यकृत है, जिसको लीवर कहा जाता है। अब देखना, ये यकृत और क्षुद्रांत दोनों एक ही छेद के द्वारा इस सी आकार की नलिका में जुड़ते हैं। फिर यहाँ पर जो इस तरह से एक मोटी सी नली आपको दिखाई दे रही है, इसको बड़ी आंत कहा जाता है। और यहाँ कोने पर एक छोटा सा भाग होता है, इस भाग को परिसेपिका कहते हैं या इसको अपेंडिस भी कहा जाता है। आप लोग सुने होंगे अपेंडिस का दर्द शुरू होता है अक्सर इसी भाग पर नीचे की ओर शुरू होता है, तो अपेंडिस है। कैसे होता है, क्यों होता है, इसके बारे में भी चर्चा मैं करूंगा। फिर उसके बाद यहाँ पर मलाशय देखो, जो बड़ी आंत का बिल्कुल लास्ट भाग होता है उसको मलाशय कहते हैं। फिर मलद्वार, और मलद्वार के बाहर जो शरीर के अंदर अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, इसी मलद्वार के द्वारा शरीर के बाहर निकाला जाता है। तो क्या क्या कैसे कैसे प्रक्रिया है उसके बारे में मैं चर्चा करने चल रहा हूँ। देखना ध्यान से, जो मनुष्य है, मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया में जो मुख्य पाचन अंग है उसमें मुख, अन्न नली, आमाशय, बड़ी आंत और छोटी आंत का समावेश है, ठीक है। मनुष्य में मुख्य पाचन अंग में मुख, अन्न नली, आमाशय, बड़ी आंत और छोटी आंत का समावेश है। मुख तो आप लोग समझ रहे हैं, मुख के अलावा अन्न नली यहाँ पर है, आमाशय, बड़ी आंत और छोटी आंत का समावेश होता है, ठीक है। और जबकि सहायक पाचन ग्रंथियों में लार ग्रंथि जो मुख के अंदर पाई जाती है, उसके अलावा यकृत और स्वादुपिंड, यकृत ये है, स्वादुपिंड ये है, लार ग्रंथि जो है मुख के अंदर पाई जाती है। मुख के अंदर ऑलरेडी जो जिह्वा है, जिह्वा के नीचे के भाग में, ये जो कान है, कान के पीछे के भाग में, इस कान के पीछे के भाग में और जिह्वा के नीचे के भाग में, इस तरह से 3 जगहों पर लार ग्रंथियां पाई जाती है, जहां से लिक्विड के रूप में हमेशा लार उत्पन्न होती है। उसका क्या कार्य है, कैसे कार्य है, उनकी चर्चा मैं कर रहा हूं। तो एक बार फिर से ध्यान देना, 2 टॉपिक, मनुष्य के मुख्य पाचन अंगों में मुख, अन्न नली, आमाशय, बड़ी आंत और छोटी आंत का समावेश है। जबकि सहायक पाचक ग्रंथियों में लार ग्रंथि, यकृत और स्वादुपिंड, जिसको क्षुद्रांत भी कहा जाता है, का समावेश है। मुख्य पाचन अंग 5 है, सहायक पाचन ग्रंथियां कितनी है, 3 है, ठीक है। अब यहां पर देखना ध्यान से, तो सबसे पहले जो मुख्य पाचन अंग में मुख है, तो मुख से शुरुआत हम लोग करेंगे। तो देखना, मुख हेडिंग डाला हूं यहां पर, देखना, मनुष्य सर्वप्रथम हाथ से भोजन को मुख में डालता है और दांतों की सहायता से छोटे छोटे टुकड़े करता है। भोजन के टुकड़े को मनुष्य सर्वप्रथम हाथ से उठाता है, मुख में डालता है, दांतों की सहायता से उस भोजन के टुकड़े को छोटे छोटे भागों में तोड़ता है, ठीक है। अब देखना, और जीभ की सहायता से मुख के चारों ओर घुमाता है। जो भोजन का टुकड़ा होता है, दांत से छोटे छोटे टुकड़े करता है, जीभ की सहायता से मुंह के चारों ओर घुमाता है। वो क्यों घुमाता है, क्योंकि हमारे मुख में लार पाया जाता है जो खुराक में मिल जाता है, और इस खुराक लार के कारण से जो हमारा खुराक है वो नमी युक्त हो जाता है, मतलब गीला हो जाता है। जब गीला खुराक हो जाता है तो यहां से उतरने में आसानी रहती है। तो लार क्यों मिलाया जाता है,
खुराक गीला हो जाए, जिससे यहाँ अन्न नली में खुराक नीचे उतरने से क्या हो, आसानी हो। इसलिए उसमें क्या होता है, लार उसमें मिलती है और जो खुराक होता है वो नमी युक्त हो जाता है। लेकिन एक दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जो हमारी लार ग्रंथि है, लार ग्रंथि से जो लार निकलती है उसमें से एक उत्सेचक निकलता है। उत्सेचक किसे कहते हैं? ऐसे केमिकल्स या रसायन जो खुराक के पाचन में सहायता प्रदान करते हैं उनको उत्सेचक कहते हैं। मनुष्य की पाचन की प्रक्रिया में अलग अलग प्रकार के बहुत सारे उत्सेचक निकलते हैं। तो सबसे पहला उत्सेचक हमारे लार ग्रंथि में पाया जाता है। कौन सा उत्सेचक पाया जाता है? एमाइलेज उत्सेचक पाया जाता है। तो ये माइलेज उत्सेचक क्या होता है? जो हमारे खुराक में स्टार्च होता है, उस स्टार्च का पाचन करके उसे माल्टोज में बदल देता है और खुराक नमी युक्त बन जाता है। जब मुंह में दांतों से छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं और जीभ की सहायता से चारों ओर घुमाए जाते हैं तो क्या होता है, इस समय अंतराल में छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जीभ से चारों ओर घुमाते हैं, लार ग्रंथि उसमें मिलती है। तो लार ग्रंथि के अंदर जो एमाइलेज उत्सेचक होता है वो माल्टोज, जो हमारे खुराक में स्टार्च होता है उसको माल्टोज में बदल देता है और खुराक को नमी युक्त करता है। इस तरह से हमारे मुख में ही हमारे खुराक के पाचन की शुरुआत हो जाती है और इस तरह से अब उसके बाद गीला खुराक अन्न नली से होते हुए हमारे आमाशय में आता है। देखना वही लिखा हूं, जीभ की सहायता से चारों ओर घुमाया जाता है, हमारे मुख में पाए जाने वाले लार खुराक में मिल जाती है। लार ग्रंथि में एमाइलेज उत्सेचक पाया जाता है जो खुराक में रहे स्टार्च का पाचन करके उसे माल्टोज में बदल देता है और इस प्रकार हमारे मुख में खुराक के पाचन की शुरुआत हो जाती है और तथा खुराक अन्न नली से आमाशय में आता है। अन्न नली से होता हुआ कहां पर आता है? आमाशय में। अन्न नली का कार्य सिर्फ इतना है, खुराक को मुख से आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है। अब उसके बाद आमाशय एक थैली संरचना है। तो इस आमाशय में जो हमारा खुराक है वो लगभग 3 घंटों तक रहता है, 3 से 3.5 घंटों तक रहता है। अब प्रश्न उठेगा 3-3.5 घंटों में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? तो देखना, जो हमारा आमाशय है उसमें से 3 चीजों का स्राव होता है। सबसे पहला मंद HCl या मंद हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा है पेप्सिनोजन और तीसरा है श्लेष्म। अब इन तीनों का कार्य क्या है? जो मंद HCl होता है वह हमारे खुराक में आने वाले हानिकारक सूक्ष्म जीव, जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, वायरस के रूप में जो सूक्ष्म हानिकारक जीवाणु विषाणु खुराक के टुकड़े के साथ अंदर चले जाते हैं, तो जो मंद HCl है यह हमारे खुराक में आने वाले हानिकारक सूक्ष्म जीवों का नाश करता है और खुराक को अम्लीय बना देता है। खुराक को क्या बना देता है? अम्लीय, एसिडिक बना देता है। ठीक है। अब प्रश्न उठेगा खुराक एसिडिक क्यों बनता है? क्योंकि जैसे ही हमारा खुराक एसिडिक हो जाता है तो जो दूसरा पदार्थ है पेप्सिनोजन, तो पेप्सिनोजन से पेप्सिन उत्सेचक निकलता है। कौन सा उत्सेचक निकलता है? पेप्सिन, जो खुराक में रहे प्रोटीन का पाचन करता है। जो हमारे खुराक में प्रोटीन युक्त दाल, अंडे, मांस, मछली के रूप में प्रोटीन युक्त जो खाद्य पदार्थ हम ग्रहण करते हैं तो उसमें जो प्रोटीन के अणु होते हैं उन प्रोटीन के अणुओं का पाचन पेप्सिनोजन से जो पेप्सिन उत्सेचक निकलता है वो प्रोटीन का पाचन करके, संपूर्ण पाचन नहीं करता है, प्रोटीन का पाचन करके उसे छोटे अणु में बदल देता है। मतलब बड़े प्रोटीन के अणु को किस में बदल देता है? छोटे अणु में बदल देता है। ठीक है। अब उसके बाद ध्यान देना, जो श्लेष्म है, यह श्लेष्म का कार्य क्या है? जो मंद HCl और पेप्सिनोजन 2 चीजों का स्राव होता है, इससे आमाशय की जो दीवार है ये दीवार टूटने ना पाए, खराब ना होने पाए, तो आमाशय की दीवार को रक्षण प्रदान करता है श्लेष्म। किससे? मंद HCl और पेप्सिनोजन से। यह मंद HCl तथा पेप्सिनोजन से आमाशय की दीवार को रक्षण प्रदान करता है और ये सारी क्रिया होने में लगभग 3 से 3.5 घंटे लगते हैं और इस दौरान हमारा जो खुराक है वह अर्ध घन पेस्ट में बदल जाता है। जैसे पेस्ट आप लोग देखे होंगे जो मंजन यूज करते हैं, तो कुछ उस पेस्ट के रूप में हमारा खुराक बदल जाता है लगभग 3 से 3.5 घंटे। अब उसके बाद जो अर्धघन पेस्ट के रूप में हमारा खुराक है अब यहाँ आमाशय से निकलता है। देखना आकृति में यहाँ सी आकार की नलिका से में आता है। अब ये सी आकार की नलिका यहाँ से ही शुरुआत होती है छोटी आंत की, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक है। ये नली यहाँ से पीछे से होते हुए यहाँ बहुत घूमते हुए फिर यहाँ आकर खुली है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो पूरी रचना है छोटी आंत की है। फिर यहाँ से खुराक हमारी छोटी आंत में प्रवेश करता है। लेकिन सी आकार की नलिका में एक ही छिद्र से यकृत और स्वादु पिंड जुड़े हुए हैं या क्षुद्रांत जुड़े हुए हैं, एक ही छेद के द्वारा दोनों जुड़े हुए हैं। तो एक चीज देखना ध्यान से। अब यकृत का क्या कार्य है हमारे खुराक के पाचन में? ध्यान देना, यकृत के अंदर पित्ताशय पाया जाता है जिससे पित्त रस निकलता है। पित्ताशय पाया जाता है जिससे कौन सा रस निकलता है? पित्त रस निकलता है, जो हमारे अम्लीय खुराक को, जो अम्ल है,
अम्लीय खुराक को उदासीन करता है। जो पित्त होता है वह आपका क्षार है या बेस है, और जब बेस एसिड से प्रक्रिया करता है तो उदासीन होता है। उदासीनीकरण की प्रक्रिया आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया था एसिड बेस में। तो वही चीज है, यकृत के अंदर पित्ताशय पाया जाता है जिससे पित्त रस निकलता है, जो हमारे अम्लीय खुराक को, चूंकि यहाँ पर खुराक अम्लीय हुआ था, अम्लीय खुराक को उदासीन करता है। और जब हमारा अम्लीय खुराक उदासीन हो जाता है, और दूसरा कार्य क्या करता है, जो पित्त रस है अम्लीय खुराक को उदासीन करता है और चर्बी का पाचन करता है। जो हमारे खुराक में चर्बी पाए जाते हैं, फैट होते हैं, उनका पाचन करके उन्हें छोटे अणुओं में बदल देता है। ठीक है, अब उसके बाद देखना छोटी आंत। जो छोटी आंत है यहां से शुरू है यहां तक है, देखना हमारे छोटी आंत में खुराक का संपूर्ण पाचन होता है। जो हमारी छोटी आंत है यहां से लेकर यहां तक पूरी है, जिसमें हमारे खुराक का संपूर्ण रूप से पाचन होता है। अब इसमें छोटी आंत के बारे में आप लोग ध्यान देना। जो शाकाहारी सजीव होते हैं उनके छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है, जबकि मांसाहारी जो सजीव होते हैं उनके छोटी आंत की लंबाई कम होती है। इसका रीजन ये है, जो शाकाहारी सजीव होते हैं वो वनस्पतियों को खुराक के रूप में ग्रहण करते हैं, और वनस्पतियों की कोशिका में कोशिका भित्त पाया जाता है, और कोशिका भित्त सेलुलोज नामक पदार्थ की बनी होती है, और उसका पाचन करने में ज्यादा समय लगता है, इसलिए छोटी आंत की लंबाई उसमें अधिक होती है। जो मांसाहारी सजीव होते हैं वो केवल प्राणियों को खुराक के रूप में ग्रहण करते हैं, और प्राणियों की कोशिका में कोशिका भित्त नहीं पाई जाती है, अर्थात उनको सेलुलोज का पाचन नहीं करना पड़ता है, इसलिए उनका खुराक जल्दी पच जाता है, आसानी से पच जाता है, इसलिए उनमें छोटी आंत की लंबाई कम होती है। अगर आप कहें कि बकरी और शेर में किसकी छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होगी, तो बकरी की छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होगी, क्योंकि वो शुद्ध शाकाहारी सजीव है, केवल वनस्पतियों को खुराक के रूप में ग्रहण करता है। अब मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई लगभग 6.5 मीटर होती है। एक मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई, वयस्क मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई लगभग 6.5 मीटर होती है। अलग अलग सजीवों में इसकी लंबाइयां अलग अलग होती है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखना, हमारी छोटी आंत में हमारे खुराक का संपूर्ण पाचन होता है। अब वो संपूर्ण पाचन कैसे होता है, जो ये स्वादु पिंड है, स्वादु पिंड से 3 उत्सेचक निकलते हैं, जो यहाँ सी आकार की नलिका में आके मिलता है, और इसी सी आकार की नलिका में हमारे खुराक का संपूर्ण पाचन उन्हीं स्वाद पिंड के 3 उत्सेचकों की सहायता से होता है। देखना, स्वाद पिंड से 3 प्रकार के उत्सेचक निकलते हैं जो छोटी आंत में खुराक का संपूर्ण पाचन करते हैं। अब कौन कौन से 3 उत्सेचक निकलते हैं? पहला एमाइलेज, जो लाल ग्रंथि में भी निकला था। फिर एमाइलेज आता है, जो हमारे खुराक में रहे कार्बोहाइड्रेट का संपूर्ण पाचन करके उसको ग्लूकोज में बदल देता है। एमाइलेज उत्सेचक हमारे खुराक में रहे कार्बोहाइड्रेट का संपूर्ण पाचन करके उसको ग्लूकोज में बदल देता है। और दूसरा जो उत्सेचक है ट्रिप्सिन, जो हमारे खुराक में रहे प्रोटीन के छोटे अणुओं का पाचन करके, पेप्सिनोजन में पेप्सिन उत्सेचक निकला था, और उस पेप्सिन उत्सेचक से प्रोटीन के बड़े अणु का पाचन करके उसे छोटे अणु में बदल दिया गया था। तो एक ट्रिप्सिन उत्सेचक प्रोटीन के छोटे अणुओं का पाचन करके उसको एमिनो एसिड में बदल देता है। और तीसरा है लाइपेज, जो हमारे खुराक में रहे चर्बी के छोटे अणुओं का पाचन करके, देखना पित्तरस चर्बी को पाचन करके उसे छोटे अणु में बदला था, लेकिन जो लाइपेज उत्सेचक है ये चर्बी में रहे छोटे अणुओं का पाचन करके उसे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो इस तरह से छोटी आंत में 2 प्रकार के खुराक हो जाते हैं, पाचित खुराक और अपाचित खुराक। तो छोटी आंत का जो पाचित खुराक है, जिसका पाचन हो गया, वो रुधिर में मिलता है और रुधिर से शरीर की समस्त कोशिकाओं में जाता है। और जो अपाचित खुराक है ये बड़ी आंत में आता है, यहां से होते हुए क्या आता है, बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में खुराक के पाचन की प्रक्रिया नहीं होती, क्योंकि सारी पाचन की प्रक्रिया छोटी आंत में संपन्न हो जाती है। अब यहां से अपाचित खुराक बड़ी आंत में आता है। फिर बड़ी आंत में यहां से होते हुए खुराक मलाशय में आता है, मलाशय से मल द्वार से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है, और अपाचित खुराक को शरीर के बाहर निकालने की प्रक्रिया को मलोत्सर्जन कहते हैं। लेकिन कभी कभी जब अपाचित खुराक यहाँ बड़ी आंत में आता है तो उस खुराक का थोड़ा बहुत टुकड़ा यहाँ परिसेपिका वाले भाग में आके फंस जाता है और वहां से निकल नहीं पाता, तो वहां सड़ना शुरू हो जाता है। तो अपेंडिक्स का दर्द यहाँ पर तब शुरू होता है। तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन में क्या किया जाता है, जो परिसेपिका हमारे शरीर का अवशिष्ट अंग है, इसका हमारे शरीर में कोई विशेष काम नहीं है, तो डॉक्टर लोग इस परिसेपिका को काट के बाहर निकाल देते हैं, जिसी को अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहते हैं। बहुत असहनीय दर्द होता है, अगर कोई खुराक का टुकड़ा आकर यहाँ सड़ जाए तो दर्द शुरू होता है। तो ये मनुष्य में पूरे पाचन की प्रक्रिया है, इसको खूब अच्छे से आप लोग तैयार कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओके।